हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो कई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें आपका फ्रेंड्स बीपीएससी, एईडीओ, सिविल कोर्ट, प्यून, परिचारी परीक्षा और अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का प्रश्न आता है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहें। टोटल कितना सही करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। लिखा है, भाषा और बोली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। गलत कथन की पहचान करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है कि बोली भाषा का एक स्थानीय रूप है, तो ये कथन बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का सीमित होता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा लिखा है कि बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित होता है, तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, याद रखना है कि बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है कि बोली क्षेत्रीय और अनौपचारिक होती है, जिसका कोई मानक व्याकरण या शब्दकोश निर्धारित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सुनिश्चित लिखना गलत माना जाएगा। राइट आंसर सवाल का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। देखा, हिंदी भाषा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, इसकी पहचान करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बघेली नहीं आती है। राइट आंसर याद रखना है सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लिखा, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अनुसार री का उच्चारण स्थान अब प्रायः किसके समान हो गया है। ठीक है, तो अब इसका जो उच्चारण स्थान हो गया है वो री बी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। सवाल में है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि यहाँ पर मात्रा के आधार पर दो भेद माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, हालांकि एक प्लुत स्वर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन हमने कई बार डिस्कस किया है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और यहाँ पर जो आता है आप सभी का वो होता है य, र, ल और व, यानी 4 वर्ण जो होता है अंतस्थ वर्ण। ठीक है, इसके अलावा एक ऊष्म वर्ण भी होता है जिसमें आपका तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह जो लिखा है ये आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में छ, त्र, ज्ञ और स्रा जो दिया है इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए 36 में लिखा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में गड़बड़, पेट, पगड़ी जैसे शब्द किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, एक शब्द से आप पकड़ रहे होंगे पगड़ी। हमने कई बार डिस्कस किया है कि पगड़ी होता है देशज शब्द। इसके अलावा लोटा, फुनगी ये सभी भी देशज शब्द के उदाहरण होते हैं। आप लोग अपने अनुसार भी कमेंट करिए देशज शब्द के और कौन कौन से उदाहरण हैं। अगला सवाल लिखा, रेलगाड़ी शब्द रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है। रेलगाड़ी जो होता है ये संकर शब्द होता है, क्योंकि रेल और गाड़ी दो यहाँ पर क्या है, अलग अलग भाषा के शब्दों के मेल से बने होते हैं। क्योंकि रेल जो होता है, रेल होता है अंग्रेजी भाषा का शब्द, जबकि गाड़ी होता है हिंदी भाषा का शब्द। तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, संकर शब्द। चलिए 38 लिखा, रूढ़ शब्दों की मुख्य विशेषता क्या है। रूढ़ शब्दों की मुख्य विशेषता होती है इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है कलम, ठीक है, आप इनके वर्णों को अगर अलग अलग करते हैं तो इनका कोई जो है अर्थ नहीं निकलता है।
इसलिए यहाँ पर इसे ऑप्शन बी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है योगरूढ़ शब्द का सही उदाहरण बताइए। फ्रेंड्स, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे कि जलज। जलज क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द, क्योंकि जलज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, इसलिए यहाँ पर जलज क्या हो जाएगा? तो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। पाठशाला कौन सा शब्द होगा? तो पाठशाला यौगिक शब्द होगा। इसके खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, तो इसलिए पाठशाला यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 40 है, लिखा प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर मानेंगे रूढ़ और यौगिक। कौन सा है? तो रूढ़ और यौगिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, लिखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म कौन सा नहीं है, बताइए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अपना का अपनापन, ये आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना बिल्कुल गलत है, बल्कि अन्य सभी मानव का मानवता, मित्र का मित्रता और पशु का पशुता यहाँ पर सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका 42 है, लिखा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के फ्रेंड्स याद रखना टोटल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद 43 लिखा शायद कोई बाहर खड़ा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई कहने से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला लिखा है कि विशेषण की अवस्थाओं में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो 44 का राइट आंसर सी होगा, विशेषण की तुलनात्मकता से इनका संबंध होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 45 है, लिखा राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा किस क्रिया की किस प्रकार है, कौन सा प्रकार है? 45 का बी ऑप्शन करना होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म मौजूद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म रावण है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया राइट होगा। अगला लिखा है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया हमने कई बार डिस्कस किया है। इसमें कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करके दूसरों से करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि गिरवाना। गिरवाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला लिखा है वह खेल कर पढ़ने बैठ गया, वाक्य में खेल कर कौन सी क्रिया है? तो कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर कर शब्द जोड़ा जाता है लास्ट में, वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे खेल कर में खेल में कर यहाँ पर जुटा है, तो इसलिए इसे सीधा आप पूर्वकालिक क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है। आगे देखिए 48 लिखा क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? क्रिया विशेषण के याद रखना है 4 भेद माने गए हैं। राइट आंसर बी होगा। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन 49 लिखा हुआ धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे जो लिखा गया है यह क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसके चलने के तरीका या ढंग को बताया गया है, तो इसलिए रीतिवाचक इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर प्रश्न होगा। लिखा है समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या है? समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य होता है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ना, ये इसका काम होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। आगे 51 है, लिखा सीता और गीता बहनें हैं, इनमें और किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? तो और जो होता है समानाधिकरण संयोजक होता है। राइट आंसर याद रखना ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद 52 देखिए। लिखा है लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा नियम सही है?
तो लिंग निर्धारण जो किया जाता है, हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के व्यवहार या प्रयोग से होता है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 में लिखा है दही शब्द का लिंग बताइए। दही जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। दही कैसा होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, तो राइट आंसर बी होगा। आगे लिखा है कि वचन बदलने पर कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा दर्शन भी होता है जो कई बार एग्जाम में आया है। आगे 55 है, लिखा है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो फ्रेंड्स गीत गा रहा था यानी कि पास्ट में भूतकाल में गाने की क्रिया जारी थी, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए उसे अपूर्ण भूत कहेंगे। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 56 है, लिखा है प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए क्या होगा? 56 का राइट आंसर सी होता है, इसे अभियोग चलाना कहते हैं। अगला लिखा है संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह बताइए। संप्रदान कारक की विभक्ति होता है को के लिए। राइट आंसर डी होगा। अगला लिखा है कि काल के कुल कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं, याद रखना है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 होगा। लिखा है वह खाना खा चुका होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? वह खाना खा चुका होगा, तो राइट आंसर डी होता है, यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वह खाना खा चुका होगा। आगे लिखा है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो याद रखना है वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है मुझसे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो मुझसे चला नहीं जाता यहाँ पर भाव की प्रधानता है, भाव की प्रधानता होने के कारण इसे भाववाच्य कहेंगे। अगला लिखा है कि संधि में किसका मेल होता है? संधि में किसका मेल होता है? तो 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। राइट आंसर सी होगा। आगे सवाल लिखा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स स्वर संधि के याद रखना है टोटल 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? तो 5 भेद माने जाते हैं, जिनमें आपका पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 64 होगा। तो 64 में सवाल पूछा है इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि होता है इति जोड़ आदि, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है इति जोड़ आदि, और यहाँ पर इसका प्रकार पूछा है तो याद रखेंगे यन संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट लिखा है सवाल में पवन में कौन सी संधि है? तो पवन का पहले आप संधि विच्छेद करके देख लेंगे, पो जोड़ अन इसका संधि विच्छेद होता है, और यहाँ पर संधि का प्रकार की बात करेंगे तो आयादी संधि इसका राइट आंसर है। आगे सवाल है 66 नंबर क्वेश्चन। लिखा है व्यंजन संधि का नियम है यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो पहला वर्ण किस में बदलता है? तो याद रखना है पहला वर्ण जो बदल जाता है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। आगे देखिए 67 लिखा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आंसर सी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए संक्षेप का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल लिखा जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अवयव बन जाए उसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथा समय, यथा संभव, यथा शीघ्र, दिनों दिन, रातों रात, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला लिखा है कि राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास होगा?
तो पहले आप तोड़ के देखिए। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। क्या होता है? राजा का पुत्र होता है। यानी यहाँ पर जो है ना वो फ्रेंड्स संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। पुत्र किसका है? तो राजा का है, तो इसलिए संबंध दर्शाने का काम किया है। तो संबंध तत्पुरुष इसका राइट आंसर होगा। आगे 70 नंबर सवाल है, लिखा है धन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो धन का मतलब होता है अर्थ। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट लिखा है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो, तो उपसर्ग और प्रत्यय तो कल के वीडियो में भी बिल्कुल डिस्कस किए हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले आप अत्यधिक शब्द को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर अति जोड़ अधिक होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अति शब्द यहाँ पर उपसर्ग होगा। आगे 73 है, लिखा है प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के मुख्यतः जो है 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत और तद्धित होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट है। आगे लिखा है कि लेखक शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो लेखक में अक होता है। क्या होगा? अक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है और वह किस प्रकार का है? तो सुंदरता में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो प्रत्यय होता है वो ता होता है और ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन 76 है, लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर बी होगा। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अगला सवाल, लिखा है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है कहा कि, यहाँ पर इस तरह का आपका दिया हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो अर्थ के आधार पर टोटल 8 भेद होते हैं। याद रखना है 8 इसका प्रकार होता है अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट लिखा है शायद आज वर्षा हो, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? शायद आज वर्षा हो, तो ये आपका होता है संदेहवाचक, क्योंकि शायद जहाँ पर आता है तो वहाँ पर संदेह ही होता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है उसका घर गंगा पर है, अर्थात गंगा के किनारे। यहाँ गंगा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, तो 81 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल 81 का बी ऑप्शन करना होगा, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो लक्षणा शब्द शक्ति राइट आंसर होगा। आगे सवाल 82 दिया है, लिखा व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या होता है? ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य होता है छिपे हुए गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसे प्रकट करना किसका काम होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का काम होता है। आगे लिखा है कि पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर विशेषण का परिचय देना है तो आपका आवश्यक होता है भेद, लिंग वचन और विशेष्य। इसमें धातु जो लिखा है इसे परिचय देना कोई आवश्यक नहीं है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 84 में लिखा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक है? विराम चिन्ह क्यों जरूरी है? तो भाषा में स्पष्टता और भावों के सही संप्रेषण के लिए विराम चिन्ह क्या है? जरूरी है। अगला 85 है, लिखा है अर्ध विराम का प्रयोग कब होता है? अर्ध विराम का प्रयोग तब होता है जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना है। नेक्स्ट लिखा है आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना,
इसका मतलब है कि बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है। नेक्स्ट 87 लिखा अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि कम गुणी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, कम गुणी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ठीक है। क्वेश्चन 88 है, लिखा कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालय पत्र की जो भाषा है वो औपचारिक, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन 89 है, लिखा संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए संक्षेपण में? तो 89 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1/3। आगे लिखा है विशेषण में मुख्यतः, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स विशेषण के मुख्यतः 4 भेद पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा, जिनमें पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सर्वनामिक वाचक। नेक्स्ट लिखा है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो उज्ज्वल का याद रखना है उत्त जोड़ ज्वल होता है, राइट आंसर ए होगा। आगे 92 है, लिखा स्वर संधि में किसका मेल होता है? ठीक है। तो स्वर संधि में स्वर का ही मेल होता है, आंसर ए करना होगा। नेक्स्ट लिखा है कि अति आवश्यक में संधि बताइए। अति आवश्यक में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर यन संधि होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उन्होंने के स्थान पर होना चाहिए था उन्हें, उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95, लिखा है राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अगर किसी साधन की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर कारक करण कारक होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द गज नहीं होता है, क्योंकि गज किसका पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स? तो गज होता है हाथी का पर्यायवाची। गज किसका होता है? हाथी का होता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 97, लिखा सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द याद रखना है, ऑप्शन बी होगा दिनकर। दिनकर होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं सवाल में। 98 नंबर प्रश्न होगा, लिखा है वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में अवयव बताइए। तो दिन भर जो लिखा गया इसमें कौन सा अवयव होगा? तो यहाँ पर कालवाचक अवयव होगा, क्योंकि दिन भर अगर कहते हैं तो इससे समय का बोध हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है आयात का विलोम शब्द। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, तो अपने देश से दूसरे देश में भेजना क्या कहलाएगा? निर्यात कहलाएगा। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। चलिए 100 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, ये सवाल आप लोग जीके में भी कई बार किए होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली आज का हिंदी का संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिए। फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को एक बार, और शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और साथ ही अगर आप लोग लाइव क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से आपका क्लास लाइव हो जाता है। शाम 7:30 बजे से लगातार जुड़िए, जहां पर सबसे पहले हम हिंदी का क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इंग्लिश का सवाल होता है और फिर 8 बजे से मैथ का सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है।